हेलो पेयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेयर स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 जो आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर था। तो इसका अपन इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, संपूर्ण सॉल्यूशन का मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 13 थे, यहाँ पे 13 थे। तो 13 प्रश्नों का उत्तर जो है अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे आपके कि भैया जो पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशन कंप्लीट करवाइए। ठीक है, तो अपन इस वीडियो में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, इसलिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिरी एंड तक कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज अपलोड हो आपके सॉल्यूशंस की तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ। बाकी आप कमेंट में बता देना नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट के सॉल्यूशन की चाहिए। देखिएगा, सबसे पहले आपका भाग ए था पेयर स्टूडेंट। इसमें सबसे पहले प्रश्न क्रमांक फर्स्ट था कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, एक अपठित गद्यांश था आपका जिसको पढ़कर अपने को प्रश्नों के उत्तर देने थे। अपठित गद्यांश का मतलब आपकी बुक से नहीं था ये। ठीक है, देखिएगा, इस गद्यांश को आपने पढ़ लिया होगा, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी अपन इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, आंसर की बात करते हैं। देखिएगा, पहला इसमें प्रश्न था कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। उपर्युक्त गद्यांश का क्या बताइए, उचित शीर्षक। तो इसमें आपको ए वाला आंसर जो है ना, ए वाला ऑप्शन ये राइट कर लेना था, शिक्षा का उद्देश्य। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कंप्लीट पीडीएफ आपकी बना ली गई है। ठीक है, कंप्लीट पीडीएफ है सॉल्यूशन की, तो बेफिक्र रहिएगा, अपन संपूर्ण सॉल्यूशन कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देखिएगा, फर्स्ट में आपको शिक्षा का उद्देश्य लिखना है इस तरीके से। अगला प्रश्न है आपका कि शिक्षा मनुष्य को बनाती है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर इसमें दे वाला करना था, उपयुक्त सभी। शिक्षा का उद्देश्य है, तो शिक्षा का उद्देश्य जो है ना स्टूडेंट्स, वो इसमें आपको से वाला ऑप्शन करना था, जीवन जीने की कला सिखाना। और मनुष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है, कौन करती है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपके ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षा करती है भैया। फिर देखो अपन प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 है आपका कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस बार आपका अपठित पद्यांश है तो सेम वही है। देखिएगा, प्रश्न है यहाँ पे क्या क्या प्रश्न है। प्रश्न है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो उपयुक्त काव्यांश का जो उचित शीर्षक हो जाएगा ना, वो आपका हो जाएगा पुष्प की अभिलाषा। क्योंकि इसमें पुष्प क्या कह रहा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। ठीक है, तो इसमें पुष्प की अभिलाषा आप लोग इसमें लिख सकते हो। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा इसमें आपको लिख लेना था। ठीक है, तो ये आपका इसका प्रश्न का उत्तर था। फिर अपना अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है इसमें कि इठलाना का शाब्दिक अर्थ क्या है। इठलाना जो होता है ना, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है एक तरीके से इतराना। ठीक है, इतराना, इतराना या फिर गर्व करना। ठीक है, गर्व करना भी इसमें बोलते हैं। ठीक है, इतराना ये तय है यहाँ पे। ठीक है, इतराना या फिर गर्व करना भी होता है इसका। ठीक है, गर्व करना, गर्व करना इस तरीके से, तो ये आप इसमें लिख लेने। फूल ने क्या चाहा, तो फूल ने क्या चाहा, देखो इसका उत्तर अपन पीडीएफ में देखते हैं इसका आंसर। पीडीएफ हाँ ये देखिए, फर्स्ट पर्सन के आंसर ये नोट कर लेना, शिक्षा मनुष्य को बनाती है, उपयुक्त सभी लिखना था। इसमें से वाला ऑप्शन है, इसमें ए वाला ऑप्शन। अब ये देखना, ठीक है, देखो पुष्प ने क्या चाहा, तो पुष्प की इच्छा है कि उसे उस रास्ते पर फेंक दिया जाए जिस रास्ते से मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले अनेक वीर गुजरते हैं। ये क्या है, पुष्प की अभिलाषा है। और अगला प्रश्न इसका 4 कि इस पद्यांश में निहित संदेश क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा देश प्रेम, त्याग और बलिदान का संदेश है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। देखिएगा, अपना अगला प्रश्न भाग ब आता है आपका। ठीक है, भाग ब में क्या था स्टूडेंट्स, प्रश्न क्रमांक 3 था आपका कि संकेत बिंदु के आधार पर निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए लगभग 300 शब्दों में। 3 निबंध थे, जिसमें देखो पहला निबंध था कि विद्यार्थी जीवन और खेलकूद, जिसमें सबसे पहले प्रस्तावना लिखनी है, फिर खेलकूद का महत्व बताना है, फिर खेल और स्वास्थ्य, फिर अन्य लाभ लिखने। फिर दूसरा निबंध था आपका भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में भी आपको प्रस्तावना लिखनी है, भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार रोकने के उपाय, और फिर लास्ट में उपसंहार। इसी तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में भी कि प्रस्तावना, कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम हेतु प्रयास, बेटियों को बचाने में शिक्षा का महत्व और उपसंहार। तो देखिएगा, इन सभी प्रश्नों के अपन उत्तर देखते हैं, मतलब तीनों निबंध आपको मैं इसमें दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे निबंध लेखन है विद्यार्थी जीवन और खेलकूद। ठीक है, और ये आपकी वार्षिक परीक्षा जो होती है ना, उसकी दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है इसमें कि मानव जीवन में
विद्यार्थी काल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, ठीक है। यह वह समय है जब भावी जीवन की नींव रखी जाती है। अक्सर यह माना जाता है कि विद्यार्थी का एकमात्र कर्तव्य केवल पढ़ाई करना है, ठीक है, लेकिन यह धारणा अधूरी है। जिस प्रकार शिक्षा मस्तिष्क का विकास करते हैं, उसी प्रकार खेलकूद शरीर और मन दोनों का विकास करते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। यह कहावत विद्यार्थी जीवन के लिए पूर्णतः सत्य है। फिर अगला पॉइंट आपको खेल कूद का महत्व यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक जगह रोक लीजिए और फिर बाद में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। फिर 6 नंबर पे लगाना खेल और स्वास्थ्य, ठीक है, तो फिर उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। फिर अन्य लाभ व निष्कर्ष, ठीक है, और फिर यहाँ पे ये आपका निबंध जो है ना वो कंप्लीट होता है इस तरीके से। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए स्टूडेंट्स और यहाँ पे जो है ना लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए दूसरा निबंध था आपका भ्रष्टाचार एक समस्या, तो ये निबंध भी आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे भैया। तो प्रस्तावना में क्या लिखेंगे कि भ्रष्टाचार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट और आचार। इसका अर्थ है कि ऐसा आचरण जो नैतिक और कानूनी रूप से क्या हो, गलत हो। आज भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए एक दीमक बन गया है जो समाज और राष्ट्र की जड़ों को खोखला कर रहा है। सरकारी दफ्तर हो या निजी संस्थान, शिक्षा हो या चिकित्सा, कोई भी क्षेत्र इस पे अछूता नहीं रहा। यह देश की प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। मतलब भ्रष्टाचार मतलब हर जगह भ्रष्टाचार आपको मिलेगा। चाहे यहाँ पे देखो ऑप्शन इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे निजी संस्थान, मतलब जो निजी संस्थान हो गए जितने भी, जैसे ठीक है, और शिक्षा हो गई, ठीक है, शिक्षा में भी आजकल भ्रष्टाचार हो रहा है, ठीक है, चिकित्सा भी हो गई, चिकित्सा क्षेत्र में भी हो रहा है। तो कोई भी क्षेत्र जो इसमें अछूता नहीं है। और भ्रष्टाचार के क्या कारण है वो आप इसमें लिखो कि भ्रष्टाचार पनपने के कई कारण हैं। सबसे मुख्य कारण है नैतिक मूल्यों का पतन और असंतोष। आज मनुष्य की इच्छाएं असीमित हो गई हैं, वह रातों रात अमीर बनना चाहता है। मतलब मनुष्य क्या है, रातों रात अमीर बनना चाहता है, इसलिए भ्रष्टाचार होता है, ठीक है। रिश्वत वगैरह वो इसी के कारण तो होती है, रिश्वत वगैरह लेना, कि वो सोचता है कि मैं एक ही दिन में अमीर बन जाऊं, ठीक है, इसलिए वो रिश्वत लेता है, जिसके लिए वह गलत रास्ते अपनाता है। इसके अलावा लचर कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा का अभाव भी इसके प्रमुख कारण है। कभी कभी लोग अपना काम जल्दी कराने के लिए रिश्वत देते हैं, जो भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देता है। अब लोगों की भी इसमें गलती है। कई बार लोग क्या होता है कि यार जल्दी से काम हो जाए, जैसे आपने देखा होगा कई बार जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवाते हैं तो उनमें कोई वहाँ पे ट्रेनिंग में वहाँ भी नहीं जाता, ठीक है, बस वो दे देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, उनको खर्चा पानी और उनका लाइसेंस बन जाता है। इस तरीके से कई एग्जाम्पल हैं इनके। भ्रष्टाचार रोकने के उपाय, ठीक है, तो वो आप इसमें लिख सकते हो। फिर लास्ट में आपको लिखना था इसमें उपसंहार, ठीक है, तो उपसंहार में भी आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर नोट डाउन कर लीजिए। 3rd नंबर पे आपका निबंध था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो देख लीजिए यहाँ पे। इसमें सबसे पहले प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना में क्या लिखोगे कि भारत जैसे देश में जहाँ नारियों को देवी मानकर पूजा जाता है, वहाँ बेटियों की स्थिति चिंताजनक होना दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कुछ दशकों में घटता लिंगानुपात एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है। इसी असंतुलन को दूर करने और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य केवल बेटियों को जन्म देना ही नहीं, बल्कि उन्हें शिक्षित और सक्षम बनाना भी है, ठीक है। बेटियों को बचाने में शिक्षा का महत्व है, ठीक है, तो वो आप लोग इसमें लिख सकते हो। फिर कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम हेतु प्रयास, वो आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये आराम से लिख लीजिए आप लोग। और लास्ट में प्यारे स्टूडेंट आपको लिखना है उपसंहार कि आज बेटियां हर क्षेत्र में, चाहे वह खेल हो, विज्ञान हो या सेना, बेटों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। कल्पना चावला, पीवी सिंधु और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसी महिलाएं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमें यह समझना होगा कि बेटी बोझ नहीं है, बल्कि भविष्य की निर्माता है। जिस दिन हम बेटे और बेटी में फ़र्क करना छोड़ देंगे ना, उसी दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सही मायने में सफल होगा, ठीक है। तो ये लाइन आपको करते कर देनी, ये गलत से यहाँ पे लिख गया है, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स अपना पेपर में। अपना अगला प्रश्न क्या था, देखो प्रश्न क्रमांक 4 था आपका कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डाबी का मनीष मानकर प्रधानाचार्य महोदय को खेल सप्ताह आयोजनार्थ एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो लिखते हैं भैया अपन प्रार्थना पत्र भी, देखिएगा कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डाबी, विषय खेल सप्ताह के आयोजन में के संबंध में महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र मनीष हूँ। हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं, ठीक है, और पढ़ाई के बोझ के बाद छात्र मानसिक विश्राम और शारीरिक गतिविधि चाहते हैं। खेलकूद से न केवल हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बल्कि हमारे विद्यालय की खेल प्रतिभाएं भी निखरती हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि विद्यालय में आगामी सप्ताह खेल सप्ताह आयोजित करने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य मनीष। और दिनांक आपको लगा देनी है अपनी इच्छा अनुसार कोई भी दिनांक।
ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना, इसके अथवा में भी है, तो अथवा वाले का भी देखेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे अपन, अथवा वाले प्रश्नों के भी उत्तर अपन कवर करने वाले हैं यहाँ पे। देखिएगा क्या है प्रश्न, कि स्वयं को अनीता मानते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपकी बोर्ड परीक्षाएं तैयारी एवं समय प्रबंधन के बारे में बताया गया हो। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका प्रश्न का उत्तर आप लोग यहाँ पे लिखो कि पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ सहकुशल हूँ। आशा करती हूँ कि आप यहाँ पे क्या माँ, आप और माँ भी स्वस्थ होंगे। यह पत्र मैं आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के बारे में बताने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। और ये आपको कट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे लिखना है, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, मैं समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट के लिए एक समय सारणी बनाई है मैंने। मैं सुबह 5 बजे उठकर गणित और विज्ञान का अभ्यास करती हूँ, विद्यालय के बाद शाम को 3 घंटे अन्य विषयों को देती हूँ। मैंने टीवी और मोबाइल का प्रयोग कम कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाऊंगी। माँ को प्रणाम कहिएगा, आपकी लाडली बेटी अनीता। इस तरीके से आपको ये जो है ना इसमें लिखना था। अगला प्रश्न देखना है स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्रमांक 5 है आपका। निम्नलिखित कथनों या सूक्तियों का पल्वन या भाषा विस्तार लिखिए। जैसी संगति बैठिए ते सोई फल दीन। तो देखिएगा इसका अपन पल्वन और सूक्ति क्या किस तरीके से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उस पर अपने वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। सत्संगति पारस पत्थर के समान है जो लोहे को भी सोना बना देती है। यदि हम अच्छे विचारवान और मेहनती लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे विचार भी वैसे ही रहेंगे, ठीक बनेंगे। इसके विपरीत दुष्टों की संगति हमें बुरा बना देती है। चंदन के पेड़ के पास रहने वाले वृक्ष भी सुगंधित हो जाते हैं, अतः उन्नति के लिए अच्छी संगति अनिवार्य है। फिर अगला इसका अथवा में भी है ना, अथवा में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित अवतरण या अनुच्छेद का संक्षेपण 1/3 शब्दों में लिखे, ठीक है। मतलब ये इतना बड़ा आपको पैराग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसका अपने को 1/3 शब्दों में जो है ना क्या लिखना है, अवतरण या फिर अनुच्छेद संक्षेप में। तो देखिएगा किस तरीके से लिखोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। शीर्षक लिख देना है इसमें, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय स्वाभिमान। संक्षेपण लिखो कि राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय सम्मान की प्रतीक होती है। एक ही देश के लोगों का विदेशी भाषा में बात करना हास्यास्पद और दरिद्रता का सूचक है। अपनी समृद्ध भाषाओं को छोड़कर विदेशी भाषा अपनाना हीन भावना को दर्शाता है और इससे राष्ट्रीय सम्मान को ठेस पहुँचती है। हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स अपन, देखिएगा अपना अगला प्रश्न क्या है, भाग 6 है स्टूडेंट्स अपना, ठीक है, जो व्याकरण वाला पोर्शन है। देखिएगा इसमें बहुचयनात्मक प्रश्न यानी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपके, जिसमें से बोल रहा है प्रश्न आपका कौन सा, फर्स्ट 6 का फर्स्ट है कि लखनवी अंदाज पाठ के लेखक हैं, तो इसमें आपको यशपाल करना था, ठीक है, सह वाला ऑप्शन आपका राइट था इसमें। और फिर यह दंतुरिन मुस्कान कविता का केंद्रीय पात्र है, तो इसमें आपको बच्चा, सह वाला ऑप्शन। माता का आंचल पाठ में लेखक के बचपन का नाम क्या था स्टूडेंट्स, भोलानाथ। और साना साना हाथ जोड़ी पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो उसमें हो जाएगा आपका मधु कांकरिया। अधिकतर शब्द में प्रत्यय हैं, ठीक है, तो अधिकतर शब्द जो है इसमें प्रत्यय कौन सा है आपका अधिकतर शब्द में, तो अधिकतर शब्द में प्रत्यय जो है ना आपका यहाँ पे तर इसमें लिखना है, ठीक है, अधिक प्लस तर, ठीक है, प्रत्यय हमेशा पीछे जोड़े जाते हैं, ठीक है। और प्रतिदिन शब्द में समास है, तो प्रतिदिन शब्द में समास आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा भैया। कृष्ण ने किसके माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा था, तो वो अपन सबको पता है उद्धव के माध्यम से, ठीक है, उद्धव ही तो लेके गया था। और बाल गोविंद भगत का क्या कार्य करते थे, तो खेती का कार्य। इस तरीके से PDF में भी उत्तर देखते हैं, बेफिक्र रहेगा, आप सोचेंगे भैया आपने यहीं पर बता दिया, देखो ये रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी बुक में भी जो है नोटबुक में इस तरीके से लिखना है, तो ये आप आंसर नोट कर लीजिए प्रश्न क्रमांक 6 के सातों के प्रश्न के उत्तर, ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न देखें स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिएगा क्या है अपना नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7वां भैया। यहाँ पे 7वां प्रश्न क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कीजिए भैया, रिक्त स्थानों की यहाँ पे पूर्ति करनी है। रमेश शब्द संज्ञा है, तो इसमें आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है भैया। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक आपको इसमें लिखना है, तो ये हो जाएगा। और आपका देखो कामायनी द्वारा रचित काव्य कृति है, तो इसमें आपकी जयशंकर प्रसाद द्वारा, ठीक है, जयशंकर, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, प्रसाद द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा यही रचित काव्य करती है। और अगला देखना, क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं भैया। सुंदर लड़की नाच रही है, वाक्य में विशेषण है, कौन सा है, गुणवाचक है,
यानी कि लड़की नाच तो रही है लेकिन कैसी है वो लड़की, वो भैया सुंदर है, ठीक है। मतलब उसका गुण हो गया ना सुंदर, और नाचना भी एक तरीके का गुण है, ठीक है। तो इसलिए बल्कि देखो मतलब सेंटेंस इतना ही था ये, बाकी की लड़की नाच रही है सिंपल सा, लेकिन आगे देखो सुंदर है लड़की, ठीक है, कैसी है, सुंदर है, इसलिए गुणवाचक हो गया। देखो अपन इसमें पीडीएफ में भी दिखाता हूँ इसके आंसर किस तरीके से लिखने थे। हाँ ये देखिएगा, खालिस्तान बोल के रमेश शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें जयशंकर प्रसाद आएगा, इसमें दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, ठीक है, और सुंदर शब्द गुणवाचक विशेषण है, इस तरीके से, ठीक है। अगला प्रश्न देखें अपन, 8वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं भैया। तो 8वां प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न ऊपर गया क्या, प्रश्न तो पढ़ा ही नहीं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर क्या कीजिए, यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश रहा, आप इसको पढ़ सकते हो। प्रश्न देखते हैं अपन, तो यहाँ पे देखो प्रश्न है कि गद्यांश के आधार पर बताइए कि मूर्ति बनाने का अवसर किसे दिया गया। और पेरेंट्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। कोई टैक्स नहीं लगता, कोई चार्ज आपका नहीं लगता, सिंपल सा बस क्लिक करना है, ठीक है, तो ज़रूर क्लिक करें। बाकी देखो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर अपन देखते हैं। इस प्रश्न में आपका ए वाला ऑप्शन आ जाएगा, स्थानीय कलाकार को। और सेकंड जो प्रश्न है ना, सेकंड प्रश्न में आपका यहाँ पे आ जाएगा से वाला ऑप्शन, ए और बे दोनों, यानी स्थानीय कलाकार को मूर्ति बनाने का कार्य क्यों सौंपा गया था। तो इसमें ए और बे दोनों आंसर आएंगे, ठीक है, इसलिए आप सही वाला करना। और मूर्ति बनाने वाले कौन थे, तो मूर्ति बनाने वाले मास्टर मोतीलाल थे भैया, ठीक है। और मूर्ति बनाने के मार्ग में क्या क्या परेशानियाँ आई होंगी, तो उनके यहाँ पे दय वाला ऑप्शन कर लेना, ए और बे दोनों की। अच्छे मूर्तिकारों का अभाव भी था और बजट का कम होना भी था, इसलिए दय वाला ऑप्शन करना कि ए और बे दोनों आएंगे इसमें, ठीक है, इस तरीके से। अथवा वाला भी देख लेना, अथवा वाले का भी देखेंगे। तो अथवा वाला पढ़ लो कि खीरे के इस्तेमाल का तरीका कौन जानते थे, नवाब साहब ने क्या तैयारी की, नवाब साहब जीरा मिला नमक और लाल मिर्च कहाँ से लाए, इस्तेमाल शब्द का अर्थ बताइए। तो इन सभी के उत्तर अपन दिखाते हैं आपको, देखिएगा प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, ठीक है, अथवा वाले का। ऊपर वाला तो देख ही लेना, तो ऊपर वाले के आंसर ये वाले नोट कर लेना, ठीक है। और अथवा वाला जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है ना, वो दो प्रश्न है, और जो ब्लैक में वो उसका आंसर है कि खीरे के इस्तेमाल का तरीका कौन जानते थे, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले। और नवाब साहब ने क्या तैयारी की, खीरे यानी खीरा हो जाएगा, खोरे नहीं हो जाएगा, खीरे को धोया, पोंछा, काटा और उस पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च बुरकी, ठीक है। और अगले का आंसर है कि खीरा बेचने वाले ग्राहकों के लिए पुड़िया देते थे, ठीक है। और फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, इस्तेमाल का अर्थ क्या आ जाएगा, प्रयोग या फिर उपयोग, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखें, प्रश्न क्रमांक अपना कौन सा भैया, 9वां प्रश्न है। क्या है 9वां प्रश्न कि भृगु सुत सुमजी जनेऊ बिलो की जो कहू कछु कछहू जो कछु कहू सहू ऋष रोकी सुर महिसुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन्ह पर सुर न सुराई बंधे पाप अपकृति हारे मातर तहु पाप पहिए तुम्हारे कोटि कुलिस सम वचनो तुम्हारा व्यर्थ दरहु धनुबाण कुठारा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उपयुक्त गद्यांश से कवि का, उपयुक्त पद्यांश में कवि का नाम बताना है, लक्ष्मण के अनुसार उनका कुल किस पर आक्रमण नहीं करते, कोटि कुलिसम पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताना और हरिजन शब्द का अर्थ लिखना है। तो देखिएगा 9वें प्रश्न का आंसर किस तरीके से करोगे। ये रहा 9वें प्रश्न का आंसर। कवि का नाम तो है इसमें तुलसीदास, और किस पर वार आक्रमण नहीं करते लक्ष्मण कुल के, कि देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय पर, ठीक है, इस तरीके से। और अलंकार उसमें उपमा अलंकार आ जाएगा। हरिजन शब्द का अर्थ है ईश्वर का भक्त अथवा, ठीक है, ईश्वर का भक्त। अब जो अथवा वाला है ना, अथवा वाला जो फसल वाला, उसके आंसर भी देखो, पहले दिखा तो दूँ आपको, उसका भी आंसर देखेंगे, ये वाला फसल वाला। तो इसके ये प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक बताइए, कवि के अनुसार फसल क्या है, फसल किसका रूपांतरण है, संदली शब्द का अर्थ लिखिए। अब देखिए इनके उत्तर भी अपन देखते हैं अथवा वाले का। तो अथवा वाले का देखो, शीर्षक यानी फसल हो जाएगा शीर्षक, कवि इसके नागार्जुन है। फसल क्या है, नदियों के पानी का जादू, हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म, और किसका रूपांतरण है, सूरज की किरणों का। संदली का अर्थ क्या है, चंदन जैसी यानी खुशबूदार या रंग वाली मिट्टी, इस तरीके से। प्रश्न क्रमांक अपन 10 देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा भाग द है अपना, लघुत्तरात्मक प्रश्न है, उत्तर सीमा 40 शब्द है। कि स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को बिना खाए ही क्यों फेंक दिया। संगीतकार किस प्रकार गायक का सहयोग करता था। और साना साना हाथ जोड़ी यात्रावर्त में भारत के किस क्षेत्र की यात्रा का वर्णन है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखना प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे ये रहे, ठीक है।
दो दो अंक वाले प्रश्न है, तो दो दो लाइनों में लिख दोगे तो भी आपको 2 अंक मिल जाएंगे। सिंपल सा आपको लिखना है, जितना पूछा जाए उतना ही, ठीक है। फर्स्ट का ये हो जाएगा, सेकंड प्रश्न ये तो उसका आंसर ये हो जाएगा, थर्ड वाले का आंसर ये रहा, फोर्थ वाले का ये रहा, फिफ्थ वाले का ये रहा। तो वीडियो को पॉज करिए और आराम से लिखिए। और सिक्स्थ वाले का आंसर ये रहा, ठीक है। फिर से ऊपर कर देता हूँ मैं, ये देखिए, ठीक है। 6 के 6 प्रश्नों के आगे ना आंसर ये लीजिए। अब अपन देखते हैं 11वां प्रश्न क्या है भैया, ठीक है। तो एक बार प्रश्न तो देखें। 11वां प्रश्न अपना दीर्घ उत्तरात्मक है कि दीर्घ बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ उसे अपने शब्दों में लिखिए। और इसके अथवा में है कि संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। और फिर इसके सेकंड भी है इसका कि निम्न संस्कृति में व्यक्ति विचारों को स्पष्ट कीजिए अथवा है। तो अपने को 2 प्रश्न करने हैं, या तो ये दोनों कर दो, ठीक है, या तो ये दोनों, मतलब एग्जाम में दो। बाकी आंसर तो मैं आपको बताऊंगा, किन्हीं भी 2 प्रश्नों के जोड़े आपको करने हैं, ठीक है। देखो चारों के आंसर देखता हूँ अपन यहाँ पे, ये रहे, ठीक है। बच्चे से कवि की मुलाकात का शब्द चित्र आपको इस तरीके से लिखना है। भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं ये लिखनी है। निबंध के संस्कृति के विचार आपको ये करना है, जो अथवा वाला है ना वो, ठीक है। ये अथवा वाले के आंसर है, अथवा वाले का फर्स्ट और सेकंड, और मनु भंडारी की अध्यापिका की भूमिका, इस तरीके से, ठीक है। ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें अपन, अगला प्रश्न कौन सा है पैर स्टूडेंट, 12वां प्रश्न अपना, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा अब पैर स्टूडेंट, देखो इतनी लेंथी वीडियो हुई है, इतनी लेंथी मतलब इतनी मेहनत से आपकी वीडियो बनाई गई है, ठीक है। बहुत ही मेहनत से आपके आंसर ढूंढे गए हैं, तैयार किए गए हैं। तो यार इस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है ना आपका, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो 12वां प्रश्न है, निम्न में से किसी एक रचनाकार का जीवन परिचय लिखिए। उत्तर शब्द सीमा 100 शब्द, या तो यशपाल का या फिर जयशंकर प्रसाद का। दोनों का ही देखेंगे भैया हम तो यहाँ पे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कहेंगे भैया हमें तो दोनों का ही दिखाइए, तो देखिए दोनों का देख लीजिए भैया। यशपाल का लिख लीजिए कि यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 फिरोजपुरा छावनी में हुआ। निधन हुआ था उनका 26 दिसंबर 1976 में। हिंदी साहित्य के प्रेमचंदोत्तर युगीन प्रमुख के कथाकार और निबंध लेखक थे। वह विद्यार्थी जीवन से एक क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े रहे और भगत सिंह, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के साथ ही रहे, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। और जयशंकर प्रसाद का भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। 100 शब्दों में पूछा था तो आप शब्द काउंट कर लेना, 100 ही मिलेंगे आपको, ठीक है। मतलब जितने शब्द पूछे भाई, 100 शब्द पूछे तो 100 शब्दों में लिखेंगे ना। 150 लिखने की कहाँ ज़रूरत पड़ी है, क्या आवश्यकता पड़ रही है भाई। 100 शब्दों में लिखोगे तो भी आपको उसमें 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर 200 शब्दों में लिखोगे तो भी 5 नंबर मिलेंगे, तो क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करनी, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13वां है कि पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर परशुराम की स्वभावगत विशेषताएं लिखिए। और इसके अथवा में कि कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है, इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों के आंसर तो ये हो जाएगा, परशुराम की विशेषताएं लिख दीजिए और कितना कम उसकी आर्थिक प्रगति में आम जनता की भूमिका, उसका ये आंसर हो जाएगा। तो पैरफेंट मैंने एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा है, अथवा वाले का आंसर भी आपको बताया है, पूरा कवर किया है अपन ने इसमें सॉल्यूशन इस वीडियो में। अब जल्दी से कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट के सॉल्यूशन की चाहिए, ठीक है। मतलब ऑल सब्जेक्ट के सॉल्यूशन मिल जाएंगे वैसे तो, बेफिक्र रहिएगा, लेकिन पहले कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो आप लोग बता देना। बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और PDF के लिए आप या तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगी। और अपने एप्लीकेशन में भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। Y2 पॉइंट अपना एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में, सी होश हम जोश के साथ। तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैर स्टूडेंटों को टेक केयर।